प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं जेपी कोचिंग में। जैसा कि आपको पता है प्रिय विद्यार्थियों कि मैं अनसॉल्व्ड हल करा रहा हूं कक्षा 12 की जो है रसायन विज्ञान की प्रिय विद्यार्थियों। और मैंने जो है प्रिय विद्यार्थियों सेट नंबर तीसरे में जो क्वेश्चन कहां से कहां तक करा चुका था, तो देखिए यहाँ से मैं 7 का जो का पहला क्वेश्चन था ये क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे 7 का सेकेंड यानी दूसरा वाला। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, चलते हैं बिना ही देरी किए। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों 7 का हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए। नंबर फर्स्ट है हमारे पास वोल्टेज फिटिक अभिक्रिया। तो जान लेते हैं वोल्टेज फिटिक अभिक्रिया क्या है। सबसे पहले आपको उत्तर डालना है। इसमें आपको लिखना है कि जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसके साथ मेथिल क्लोराइड व सोडियम के साथ कराते हैं तो टालुइन बनता है। इसे ही हम कहते हैं वोल्टेज फिटिक अभिक्रिया। तो देखिए उदाहरण है हमारे पास C6H5Cl। ये क्या है? क्लोरोबेंजीन का सूत्र है। ठीक है, प्लस हमारे पास क्या है Na जो सोडियम का सूत्र है, कह रहा है ना सोडियम और मेथिल क्लोराइड के साथ है। क्या ये CH3Cl ये मेथिल क्लोराइड का सूत्र है। अब ध्यान ये रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों को शुष्क ईथर की उपस्थिति होना चाहिए, नहीं तो आपकी अभिक्रिया गलत मानी जाएगी। ठीक है ना। आप जैसे यहाँ ना लिख सको तो आप यहाँ लिख देना, अगर यहाँ लिख दिया है तो यहाँ भी लिख देना। ठीक है, तो वही यहाँ है हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल में शुष्क ईथर की उपस्थिति। इसमें क्या है कि जो हमारे पास दोनों ही एक क्लोरीन यह है एक क्लोरीन यह है, तो ये दोनों के दोनों क्लोरीन सोडियम लेकर चला जाएगा तो क्या बना लेगा 2NaCl बना लेगा। और इसके बाद हमारे पास जो C6H5 है ये इसके साथ जुड़ जाएगा CH3 के साथ, तो ये बन जाएगा C6H5CH3। क्या बनता है? टालुइन बनता है। ये किसका सूत्र है? टालुइन का सूत्र है। बहुत ही अच्छी तरह से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया में। तो देखिए प्रिय विद्यार्थी दूसरी अभिक्रिया हमारी क्या कह रही थी, सैंडमायर अभिक्रिया। इस पर हमें टिप्पणी लिखना है। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको उत्तर डालना, इसमें लिखना है प्रिय विद्यार्थी उत्तर में कि बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या बनती है? क्लोरोबेंजीन बनता है। इसे ही हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं इसे ही। ठीक है, क्या करना है? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ये हमारा पूरा पूरा एक सूत्र होता है। ठीक है, को किसकी? क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति। किसकी उपस्थिति होना चाहिए? क्यूप्रस क्लोराइड जिसे कहते हैं CuCl। ठीक है, की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन बनता है। तो ये हम समझ लेंगे एग्जाम्पल के द्वारा। आपको उदाहरण में लिखना है प्रिय विद्यार्थियों कि C6H5 बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो डाईएजोनियम क्लोराइड के लिए N2Cl प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, ये बेंजीन C6H5 हो गया। ठीक है, अब जब डाईएजोनियम क्लोराइड हमारे जुड़ेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन भी हटेगा ना, क्योंकि आपको पता है बेंजीन का सूत्र तो होता है C6H6, लेकिन इसमें क्या जुड़ा है? डाईएजोनियम क्लोराइड। इसमें अगर इसी में डाईएजोनियम क्लोराइड जुड़ता है तो एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा C6H5N2Cl। जहाँ भी डाईएजोनियम क्लोराइड लग जाए तो आप समझ जाइएगा कि N2Cl की बात हो रही है लास्ट में। ठीक है, किसकी उपस्थिति? क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति। तो CuCl हमारा क्या है? क्यूप्रस क्लोराइड। गर्म करते हैं तो गर्म करने का चिन्ह बना दिया है डेल्टा का। ठीक है, जब इसे हीट करते हैं तो जो हमारे पास नाइट्रोजन गैस है वह उसी प्रकार निकल जाएगी। जो भी हमारी नाइट्रोजन गैस आपको दिख रही है N2, ये साफ हमें दिख रही है कि हमें नाइट्रोजन गैस निकलेगी। और क्या बन जाएगा? C6H5Cl बन जाएगा हमारे पास। क्या बनता है? तो क्लोरोबेंजीन बनता है। यही क्या है? क्लोरोबेंजीन है प्रिय विद्यार्थियों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा 7 का अथवा का पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों कि हैलोएरिनो की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में अनुनाद प्रभाव को समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको उत्तर डालना है, इसमें लिखना है प्रिय विद्यार्थियों बहुत ही अच्छी तरह से कि हैलोएरिन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। बिल्कुल ही देता है। कौन? जो हैलोएरिन हमारे होते हैं ना, ये क्या करते हैं? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। बिल्कुल ठीक है, किसके कारण? अनुनाद के कारण। किसके कारण देते हैं? अनुनाद, रेजोनेंस के कारण। ठीक है,
हेलोएरीन में मेटा स्थिति की तुलना में, जो मेटा स्थिति होती है, मेटा स्थिति की तुलना में आर्थो तथा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आई प्रभाव के कारण हैलोजन परमाणु की प्रकृति बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की, बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की होती है। जो हमारी बेंजीन वलय जो होती है, जो रिंग होती है, उसकी कैसी प्रकृति होती है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की होती है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ये अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके बाद है इसलिए बेंजीन की तुलना में, इसलिए बेंजीन की तुलना में वलय जो होती है, जो रिंग कुछ मात्रा में क्या हो जाती है, निष्क्रिय पैसिव हो जाती है। अतः हेलोएरीन में क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कैसी होती हैं, मंद होती हैं। होती तो इसमें इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी होती हैं इसमें, लेकिन बहुत ही धीमी गति से होती हैं, मंद होती हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों दूसरा क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हेलो एल्केनों की दो धातुओं से अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। यही कह रहा है ना, उत्तर आपको डालना है। सबसे पहला समीकरण है दो धातुओं से लिखना है ना, हेलो एल्केनों की। तो हमारे पास सबसे पहले हेलो की जगह हेलोजन कौन सा, आयोडीन। एल्केन की जगह हमारे पास क्या है, मेथिल है, जिसका नाम है CH3। हमने हेलो एल्केन बना लिया है CH3I, जिसका नाम है मेथिल आयोडाइड, ठीक है। इसकी क्रिया सबसे पहली धातु से हम कराए दे रहे हैं Mg के साथ। किसके साथ, Mg के साथ कराए दे रहे हैं, मैग्नीशियम, जिसका नाम है। किसकी उपस्थिति है, तो ध्यान रखना यहाँ पर ईथर की उपस्थिति होती है। किसकी उपस्थिति, ईथर की उपस्थिति होती है। कैसा ईथर होता है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कैसा ईथर होता है, शुष्क ईथर होता है। कैसा होता है, शुष्क ईथर होता है प्रिय विद्यार्थियों। तो हम ये मैग्नीशियम जो इसके पास जाएगा बीच में, तो क्या बना देगा, CH3MgI, जिसका नाम है मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। क्या नाम हो जाएगा, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। ध्यान रखिएगा, ये जो Mg होता है कहाँ जाता है, बीच में ही जाता है, और क्या बना देगा, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, जिसका नाम है मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। दूसरी अभिक्रिया है हमारे पास हेलो एल्केन है, किसके साथ कराए दे रहे हैं, अब हम करा रहे हैं जिंक के साथ। किसके साथ, जिंक के साथ। किसकी उपस्थिति है, शुष्क ईथर की उपस्थिति है। यहाँ पर भी क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, अगर जिंक है, शुष्क ईथर है, तो यहाँ पर जो है ऐसा नहीं होगा कि जो आयोडीन है ना, ये भी अपने साथ जोड़ ले, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी धातु है, यहाँ पर भी हेलो एल्केन है, यहाँ पर भी शुष्क ईथर है, और यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें चेंज है ना, तो ये बिल्कुल ही नहीं करना, क्योंकि ये फ्रैंकलैंड अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया है प्रिय विद्यार्थी। इसमें क्या होता है, जो एल्किल हैलाइड होते हैं, जो ये हमारे डबल कर लिए जाते हैं। कितने, इसके दो अणु लिए जाते हैं। इसके जब दो अणु लेंगे तो यहाँ पर 2I हो जाएंगे, तो एक Zn यहाँ पर इसको दोनों ही I ले जाएगा, जिससे कहते हैं ZnI2 जिंक आयोडाइड, और 2 CH3 बचेंगे हमारे। उसी प्रकार यहाँ बड़े प्यार से आ जाएंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेन। जिंक के साथ जब हमने किया एल्किल हैलाइड की, तो हमारा क्या बन गया, एथेन बन गया। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 7 का हमारा ख क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। नंबर 1 है हमारे पास एल्डिहाइड एवं कीटोन में क्या, एल्डोल व क्रॉस एल्डोल संघनन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी आने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम समझेंगे प्रिय विद्यार्थियों एल्डोल संघनन। क्या समझेंगे, एल्डोल संघनन, फिर क्रॉस एल्डोल संघनन समझेंगे हम। तो उत्तर डाल करके पहली हेडिंग हमारी पड़ जाएगी, जिसका नाम है एल्डोल संघनन, जिसे हम अंग्रेजी में एल्डोल कंडेंसेशन भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है कि जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक
वैसे स्टूडेंट एल्डिहाइड व कीटोन लेना है। अगर ये आपको नहीं याद हो रहा कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक, यानी कि मतलब इसका मतलब है कि ऐसे एल्डिहाइड व कीटोन लेना है जिनमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। इसका मतलब यह है जो यहाँ तक लिखा है अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक है, इसका मतलब है कि हमें ऐसे एल्डिहाइड व कीटोन लेना है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही अच्छा शब्द है। यौगिक NaOH, BaOH का होल ट्वाइज आदि के तनु विलयन से क्रिया कर परस्पर संघनित होकर बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। ठीक है, कीटोन देते हैं। इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। क्या करना है, जो हमारे पास एल्डिहाइड होगा अल्फा हाइड्रोजन युक्त या कीटोन, वो क्या करेंगे, या तो NaOH या हमारे पास बेरियम हाइड्रॉक्साइड जिसे कहते हैं सोडियम हाइड्रॉक्साइड और बेरियम हाइड्रॉक्साइड आदि तनु विलयन से कैसा होते हैं, ये बिल्कुल डाइल्यूट होते हैं, ये तनु होते हैं। ठीक है ना, पतले तनु विलयन से क्रिया कर परस्पर क्या होता है, परस्पर यही क्रिया करके, यही जो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन है, इनसे क्रिया करके तनु विलयन से क्या बना लेते हैं, परस्पर क्रिया कर क्या होते हैं, संघनित होकर, परस्पर संघनित होकर यानी संघनित में जुड़ करके बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। अब देखिए कैसे, उदाहरण में आपको समझना, जैसे हमारे पास है एसीटल्डिहाइड, क्या है, एसीटल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड O और H, ये क्या है हमारे पास CH3CHO जिसका नाम है एसीटल्डिहाइड। ध्यान दीजिएगा, प्लस फिर हमारे पास दोबारा यही एसीटल्डिहाइड लेना, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेना पड़े, किसके, जो हमारे पास एसीटल्डिहाइड। अब यहाँ पर देखिए ये भी एसीटल्डिहाइड CH3, ये हाइड्रोजन यहाँ आप कर देंगे तो CH3 से हो जाएगी कि नहीं हो जाएगा, तो ये का H बॉन्ड CH2 बॉन्ड CHO, ये है तो पूरा, यह भी किसका सूत्र है, एसीटल्डिहाइड का CH3 पूरा टोटल हो जाएगा और CHO किसकी उपस्थिति में, डाइल्यूट NaOH, तनु NaOH होना चाहिए या तनु BaOH का होल ट्वाइज। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है प्रिय विद्यार्थी, ये आपस में संघनित होकर जुड़ करके क्या बना लेते हैं, बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। यही लिखा है ना, बिल्कुल देखिए हम संघनित किए दे रहे हैं। ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ से H+ अपना लेकर जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये क्या करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, जब पाई बॉन्ड जब टूट जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये H+ जब यहाँ जाएगा तो जब ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आ जाएगा और कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ध्यान रखिए, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, माइनस, और इस पर कैसा आ जाएगा, प्लस। तो H+ जब यहाँ जाएगा माइनस चार्ज पास तो क्या बना देंगे, OH बना देंगे, जब इसके पास जाए क्या बन जाएगा, OH, और ये प्लस वाला जो ये पूरा इतना जो दिख रहा है CH2 CHO, ये यहाँ पर कार्बन के पास जाकर जुड़ जाएंगे, तो ये हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा जिसका नाम क्या है, 3 हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल, 1 2 3, तो ये 3 नंबर में हमारे पास हाइड्रॉक्सी है। ठीक है, और मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ब्यूटेनल, क्योंकि CHO को नल लिखा जाता है तो ब्यूटेनल हो जाएगा इसका नाम। तो यहाँ पर वही हमने लिया है अल्फा हाइड्रोजन युक्त। क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये हमारे पास जो क्रियात्मक समूह जो CHO है ये किस कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, इस कार्बन ये को क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। क्रियात्मक समूह प्रिय विद्यार्थियों जिस भी कार्बन से जुड़ा हो उस कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उस के पास जितने भी हाइड्रोजन जुड़े हों उन्हें अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्या इसमें नहीं है, इसमें भी है, क्योंकि ये क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ध्यान दीजिएगा, तो वही लिखा भी है अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक कौन सा लिया है, एसीटल्डिहाइड लिया है। NaOH या BaOH को होल्टोज आदि के तनु विलयन से, ये क्या इनका तनु विलयन नहीं है, हम
NaOH ले लिया है मैंने, ठीक है ना, या तो आप ये ले लीजिए। तो तनु विलयन से क्रिया कर परस्पर संघनित होकर, ये दोनों ही परस्पर संघनित होकर, ध्यान दीजिएगा, एल्डोल संघनन में इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेना है एसिटल्डिहाइड के, ठीक है, या कोई सा भी ले लीजिए, या तो कीटोन ले लीजिए या एसिटल्डिहाइड, आपको बस ऐसा एल्डिहाइड लेना है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एसिटल्डिहाइड ही लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है, इनके दोनों मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ देना। एक H+ यहाँ दे दीजिएगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो ये OH बन जाएगा, पूरा का पूरा आप इसमें जोड़ दीजिएगा, क्या नाम बन जाएगा, 3-हाइड्रॉक्सी-ब्यूटेनॉल। इसके बाद कीटोन वाला भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये हमारे पास है एसीटोन, CH3C CH3 डबल बॉन्ड O। फिर दोबारा इसी को लेना है, ये क्या हो जाएगा, HCH2CO CH3, क्या यही तो है, CH3CO CH3, तो ये CH3 नहीं हो जाएगा क्या ये, और CO CH3 है तो वही, दोनों ही एसीटोन है प्रिय विद्यार्थियों। लेकिन यहाँ पर हमें ये बॉन्ड तोड़ना है, तो क्या हुआ, क्योंकि हमें क्या पढ़ रहे हैं, एल्डोल संघनन पढ़ रहे हैं, और किसकी उपस्थिति है, डाइल्यूट NaOH की। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन जाएगा अपना प्लस लेकर, ये बॉन्ड टूटेगा, ब्रेक होगा, जब टूटेगा ये यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा ऑक्सीजन के पास, तो H+ जब इसके पास जाएगा तो OH बना देंगे, और ये पूरा हमारा इसके साथ कार्बन के पास प्लस चार्ज आ जाएगा, तो ये इसके पास जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, CH3COH CH3CH2CO CH3। क्या ये पूरा ऐसे जुड़ नहीं गया है इस कार्बन के साथ, बिल्कुल जुड़ गया है। इतना कठिन नहीं है प्रिय विद्यार्थियों, बस आप ध्यान रखिएगा कि इसके 2 मॉलिक्यूल्स आपको लेकर के उसी को जोड़ देना, ये बॉन्ड ब्रेक तोड़ करके, ठीक है। इसी प्रकार इस बॉन्ड को भी तोड़ देना है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 4-हाइड्रॉक्सी, क्योंकि 1 2 3 तीसरे नंबर, और ये चौथा नंबर हो जाएगा, ये 5वां नंबर, ठीक है। कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन है, तो नंबर ऑफ कार्बन टोटल सबसे अधिकतम कितने हैं, 5 हैं, तो 5 गिनती होगी, क्योंकि कीटोन जो होता है सबसे ऊपर होता है सारणी में, और हाइड्रॉक्सी नीचे होता है, इसलिए गिनती कहाँ से करें, जहाँ से जो कीटोन क्रियात्मक समूह पास में पड़े, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो 4 नंबर में हमारे पास हाइड्रॉक्सी है, और 4 ही नंबर में हमारे पास क्या मेथिल है। लेकिन हाइड्रॉक्सी का नाम पहले लिखेंगे कि मेथिल का, तो ध्यान दीजिए, जो ABCD में अल्फ़ाबेटिकली सबसे ABCD में पहला नाम जिसका है उसे सबसे पहले लिखना है। तो जो हमारे पास हाइड्रॉक्सी H है वो पहले आता है, और मेथिल M बाद में आता है। तो पहले 4-हाइड्रॉक्सी, फिर 4-मेथिल, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, तो पेंटेन कितने नंबर में ओन है, तो 1 2 नंबर में 2 ओन, इसका नाम हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों। इसके बाद हम देखते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्रॉस एल्डोल संघनन आ चुका है। यह इसमें आपको क्या लिखना है, क्रॉस एल्डोल संघनन में, कि जब कार्बोनिल यौगिकों के 2 अलग अलग अणुओं के बीच, जब कार्बोनिल यौगिकों के 2 अलग अलग अणुओं के बीच संघनन कराया जाए तो उसे मिश्रित या क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। जब दोनों ही अलग अलग कार्बोनिल यौगिक लेना है, दोनों ही कैसे, दोनों ही जो हमें कार्बोनिल यौगिक है दोनों ही कैसे लेना है, अलग अलग लेना है। इतना लिखा है ना, बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि जब कार्बोनिल यौगिकों के 2 अलग अलग अणुओं, 2 ही अलग अलग लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एक ही कार्बोनिल यौगिक कर दो, दोनों को अलग अलग ही लेना है हमें। ध्यान रहे दोनों में से एक में अल्फा हाइड्रोजन जरूर हो, ऐसा नहीं कि एक में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। दोनों में से एक में अगर अल्फा हाइड्रोजन है और तो वह कैसा क्रॉस एल्डोल संघनन बन जाएगा। अगर दोनों में से किसी में अगर क्या अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो बिल्कुल ही वो एल्डिहाइड एल्डोल क्रॉस एल्डोल संघनन नहीं देंगे। इसमें क्या है कि 2 में से एक में अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। तो देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारा उदाहरण है। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है, HCHO, जिसका नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है।
क्योंकि ये जो CHO क्रियात्मक समूह है ये किसी कार्बन से ही नहीं जुड़ा है। अगर ये क्रियात्मक समूह CHO किसी कार्बन से जुड़ा नहीं है तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं आप कह दो कि ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैंने क्या कहा, जो CHO है जिस भी कार्बन से जुड़ा उसे अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो इसमें अल्फा कार्बन नहीं है, क्या इसमें है? बिल्कुल है। देखिए इसमें एक अल्फा कार्बन है, इससे जो CHO है इससे जुड़ा तो इसमें अल्फा कार्बन है। इनकी क्रिया तनु NH से हम करा रहे हैं। क्रॉस एल्डोल संघनन में अभी मैंने क्या बता कि दो अलग अलग अणु लेना है। कैसे? कार्बोनिल यौगिक। क्या कार्बोनिल यौगिक है? CHO पाया गया इनमें, जस्ट इसमें CHO पाया गया है तो ये कार्बोनिल यौगिक है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया है, प्रिय विद्यार्थियों की जो H+ है उसी प्रकार फिर यहाँ जाएगा, ये ब्रेक यानी ये टूटेगा तो क्या होगा, बॉन्ड क्या बना देंगे, OH बना देंगे और पूरा का पूरा CH2 CHO इसके साथ कार्बन के जुड़ जाए, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा इसके पास कार्बन के पास प्लस चार्ज आ जाएगा तो बन जाएगा HCHOH CH2 CHO। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 तीसरे नंबर में हमारे पास क्या है, हाइड्रॉक्सी। तो आप लिखेंगे 3 हाइड्रॉक्सी। 1 2 3 कार्बन कितने, 3, तो प्रोपेनल। नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा। इसके बाद की एल्डिहाइड हमारे पास है, ये एक दूसरा एग्जाम्पल है जिसे कहते हैं एसीटल्डिहाइड CH3CHO प्लस हमारे पास ये एसीटोन है जिसे कहते हैं CH3 और CO CH3 तनु NaOH है। प्रिय विद्यार्थी H+ जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो बन जाएगा CH3 COH HCH2 CO CH3। उसी प्रकार ये भी जुड़ जाएगा, ये हमारा क्या बन जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5। टोटल कार्बन कितने, 5 हो जाएंगे। 4 नंबर में हमारे पास क्या, हाइड्रॉक्सी। तो लिखेंगे आप 4 हाइड्रॉक्सी मेथ प्रोब्यूट पेंट। ठीक है, तो पेंटेन 2 ओन हमारे पास नाम हो जाएगा इसका, 4 हाइड्रॉक्सी पेंटेन 2 ओन। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों कैनिजारो अभिक्रिया। ये क्या है हमारे पास, देखते हैं कि जिन एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जिन एल्डिहाइडों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है उनको सांद्र NaOH के साथ गर्म करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तथा एल्कोहल बनते हैं। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम समझेंगे इसका उदाहरण। ये उदाहरण है हमारे पास प्रिय विद्यार्थियों। उदाहरण में क्या करना है कि क्या लिखना है, जिन एल्डिहाइडों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है? बिल्कुल, अभी मैंने बताया कि ये जो क्रियात्मक समूह है ये किसी कार्बन से जुड़ा ही नहीं है। अगर किसी कार्बन से जुड़ा नहीं है तो अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होंगे। ध्यान दीजिएगा, प्लस हमारे पास क्या है, NaOH यहाँ पर लिखा है ना, सांद्र NaOH। कैसा NaOH है, ये सांद्र NaOH है के साथ गर्म करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनता है, यानी कि मतलब HCOONA बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, एक लवण है कि नहीं है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, यानी COOH का क्या है, ये एक प्रकार का लवण है। इसमें क्या करना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से एक हाइड्रोजन हटा देना है, क्योंकि यहाँ पर सूत्र तो कैसा था, पूरा HCOOH था यहाँ पर, लेकिन लवण बनाना है तो यहाँ पर Na लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर Na हमने यहाँ लगा रखा है, क्योंकि NaOH तो वही लवण ही बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का। अगर यहाँ पर HCHO आपने लिया है, एक कार्बन का एल्डिहाइड है तो एक ही कार्बन का लवण बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ध्यान दीजिएगा, जिसका नाम हो जाएगा सोडियम फार्मेट। क्या नाम हो जाएगा, सोडियम फार्मेट। और इसी का एक बार अपचयन होगा तो फॉर्मेल्डिहाइड है, इसका जब अपचयन होगा तो क्या बनेगा, CH3OH। कहता है ना एल्कोहल बनते हैं, यानी कि मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण और एल्कोहल दोनों ही बन चुके हैं हमारे। इसका नाम क्या है, मेथिल एल्कोहल। इसका नाम सोडियम फार्मेट। इसका नाम NaOH कास्टिक सोडा। ठीक है, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों, देख सकते हैं आप। 7 का खाका हमारा अथवा कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 5 विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो चलते हैं अपने आंसर की तरफ। तो देखिए प्रिय विद्यार्थी, उत्तर डालना। सबसे पहला समीकरण हमें बनाना है ना कार्बोक्सिलिक अम्ल। सबसे पहले हमने लिया है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने के लिए मेथिल साइनाइड। क्या लिया है, मेथिल साइनाइड लिया है। इसके 2 मोल लेंगे जल के,
कितने मोल, जल के 2 मोल से जब हम इसकी क्रिया कराएंगे तो साइनाइड CnCOOH में बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? CnCOOH बन जाएगा। यहाँ से Cn हटेगा, COOH बनेगा, ध्यान रखिएगा। और जो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे ना, क्योंकि हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है, अगर हमारे पास CH3CN है तो CH3 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने के लिए COOH की ज़रूरत होती है ना, ठीक है। तो अगर COOH बनाना है तो ध्यान दीजिएगा 2 मॉलिक्यूल्स के जल के लेना पड़ेगा। तो 2H2O हमारे पास जब इसके लेंगे तो CH3COOH बनेगा, प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा? अमोनिया बन जाएगा। बहुत ही अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। ये बन गया एसिटिक अम्ल, एक प्रकार का कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ये क्या है? अमोनिया है। इसके बाद दूसरी हमारे पास है CH3CONH2, जिसका नाम है एसिटामाइड। किसके साथ? जल के साथ कराएंगे। तो तुम्हें पता है जल जो होता है H+OH- में टूटता है, तो OH- वाला किसके पास जाएगा? CH3CO के पास। तो क्या बना देंगे? CH3COOH प्लस H+ जो टूटेगा वो NH2 के पास जाएगा, तो क्या बना देगा? NH3 बना देगा। ये भी क्या है? एसिटिक अम्ल, ठीक है। तीसरी हमारे पास समीकरण है CH3COCl, जिसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। इसकी भी आप जल के साथ क्रिया करा दीजिए तो जल H+ में टूटेगा, H+ किसके साथ जाएगा? माइनस के साथ Cl, तो क्या बना देंगे? HCl। OH वाला इस किसके साथ जाएगा? CH3CO के साथ, तो क्या बना देगा? CH3COOH बना देगा, ठीक है। इसके बाद चौथा समीकरण है हमारे पास CH3COOCH3, जिसका नाम है मेथिल एसीटेट। इसकी भी किसके साथ करा दीजिए? जल के साथ करा दीजिए। तो क्या होगा? जल टूटता है H+OH में, तो H+ वाला किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा? CH3COO- के पास, तो बना देगा CH3COOH। और CH3 जो होता है ये OH- के पास जाएगा, तो CH3OH बना देगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है? मेथिल एल्कोहल बन चुका है। पांचवा मेथड है हमारे पास CH3CHO, जिसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। इसका आप ऑक्सीडेशन कर दीजिए KMnO4 की उपस्थिति या K2Cr2O7 की उपस्थिति आप कर दीजिए, ठीक है ना। कोई सा भी हमें यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट? जो हमारे पास KMnO4 लाल दवा जिसे कहते हैं, जिसे पोटासियम परमैंगनेट भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब ये इसका ऑक्सीकरण करेगा तो एल्डिहाइड किस में चेंज होगा? एसिड में चेंज हो जाएगा, ध्यान दीजिए। ये एसिटाल्डिहाइड किस में चेंज होगा? एसिटिक अम्ल में। क्या होगा? जब इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं एक अथवा या तो आप यह वाली अभिक्रिया कर दीजिए, यह वाली अभिक्रिया कर दीजिए। दोनों ही ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एल्कोहल है ना, एल्कोहल भी डायरेक्ट चेंज हो जाता है किसमें? एसिड में चेंज हो जाता है। किसकी उपस्थिति? KMnO4 की, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण होगा तो सीधे ही एल्डिहाइड नहीं, सीधे ही एसिड बना देगा। यहाँ पर देख सकते हैं एसिड बनाने के 5 मेथड मैंने बता दिया है। होते तो 6 मेथड है प्रिय विद्यार्थियों, लेकिन आपको 5 ही करके आना है। बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लेना समीकरण को देख करके, इतना कठिन नहीं है। इसके बाद हम मिलेंगे प्रिय विद्यार्थियों नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।